हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोर फिजिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो RU MSc एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम आपका हुआ था URAT PG 2022, उसमें आपका BSc फर्स्ट ईयर का जो बुक चलता है EMT का, उससे रिलेटेड आपके पास 12 क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए थे। तो उन 12 क्वेश्चंस का डिस्कशन, उनके सॉल्यूशंस हम लोग इस वीडियो के अंदर आज आपको बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पेपर के अंदर वो कुछ इस तरह से था। आपसे ये बोला गया था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि एक विद्युत क्षेत्र प्रतिलोम वर्ग नियम का पालन करता है, तब बिंदु 111 पर विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होगा। अगर इंग्लिश में देखें, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, देन द डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 111 शुड बी। तो आपको बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र जो है वो प्रतिलोम वर्ग नियम का पालन करता है, तो आपको इस पॉइंट के ऊपर जो है विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकालना है। तो आप देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है वो KQ/R² R कैप से दिया जाता है। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, KQ/R³ और R वेक्टर इंटू R, स्मॉल r से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे। तो ऐसा करने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आएगा वो आएगा KQ/R³ R वेक्टर। तो यहाँ से जब हम डाइवर्जेंस निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो आपके पास आएगा KQ देन डाइवर्जेंस ऑफ R वेक्टर बटे R³, डाइवर्जेंस ऑफ R वेक्टर बटे R³। और डाइवर्जेंस ऑफ R वेक्टर बटे R³ की जो वैल्यू होती है वो आपके पास कितनी होती है, 0। ये डायरेक्ट आपको बुक के अंदर दिया गया है पेज नंबर 28 पर। डाइवर्जेंस ऑफ R वेक्टर बटे R³ की वैल्यू 0 प्रूफ कर रखी है आपकी बुक के पेज नंबर 28 के ऊपर, वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो आपका जो आंसर आएगा इसमें डाइवर्जेंस की वैल्यू वो कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे बोला है कि द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश, सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या बोल रहा है, द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश बिंदु A, द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश बिंदु A और द्विभाजक अक्ष के अनुदिश B पर विद्युत द्विध्रुव P के कारण विद्युत क्षेत्रों के व्यंजक निम्न प्रकार दिए गए हैं। इंग्लिश में अगर हम देखें तो आपसे बोल रहा है द एक्सप्रेशंस फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल P एट द पॉइंट A along the dipole axis and B along the bisector axis are given as। कहने का मतलब आपसे ये द्विध्रुव की वजह से विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है, द्विध्रुव के अक्ष पर और द्विध्रुव के निरक्ष पर। तो द्विध्रुव के अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होता है, द्विध्रुव के अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो आपके पास होता है 2kP/R³। इसी तरह से द्विध्रुव के कारण जो निरक्ष होता है, निरक्ष, उस निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है -kP/R³। और k को आप लोग क्या लिख सकते हो, 1/4πε0 भी लिख सकते हो। k की जगह 1/4πε0। इसका मतलब अक्ष पर जो वैल्यू आएगी वो 2p/4πε0R³ आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसी तरह से निरक्ष पर जो वैल्यू आएगी वो -p/4πε0R³ आएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए के अंदर दी गई है। ठीक है, इसका मतलब अक्ष पर और निरक्ष पर, या बोल सकते हैं अलोंग द डाइपोल एक्सिस एंड अलोंग द बाइसेक्टर एक्सिस, जो डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। ये भी आपको बुक के अंदर डेरिवेशन दिया गया है, आपकी बुक के अंदर वो पेज नंबर 68 पर दिया गया है। ठीक है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है बुक के पेज नंबर 68 से। नेक्स्ट आपसे थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है आपको सही कथन का चयन करना है। आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। देखिए क्या क्या बोल रहा है आपसे। सबसे पहले बोल रहा है क्षेत्र में दिए गए किसी बिंदु पर एक वेक्टर क्षेत्र का डाइवर्जेंस वेक्टर क्षेत्र की आकाशीय निर्देशांकों के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है। यानी डाइवर्जेंस की डेफिनेशन दे रखी है और बात किसकी कर रहा है यहाँ, अधिकतम परिवर्तन की दर। तो ध्यान रखना, अधिकतम परिवर्तन की दर डाइवर्जेंस में नहीं होती है, ये बात हम कहाँ करते हैं, ग्रेडियंट के अंदर। इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वो इनकरेक्ट है, गलत स्टेटमेंट है। सेकंड आपसे बोल रहा है क्षेत्र में किसी दिए गए बिंदु पर वेक्टर क्षेत्र का एक कर्ल उस बिंदु पर रखे गए अल्प आयतन तत्व की सतहों के माध्यम से प्रति इकाई आयतन के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है।
यानी यहाँ कर्ल की डेफिनेशन बता रखी है और बात किसकी कर रहे हैं यहाँ, प्रति इकाई आयतन की। लेकिन कर्ल के अंदर जब हम डेफिनेशन देते हैं तो प्रति इकाई आयतन की बात नहीं करते हैं, जब बल्कि किसकी बात करते हैं, वहाँ क्षेत्रफल अल्पांश की बात करते हैं, डीए की। ये भी आपके बुक के अंदर डेफिनेशन दी गई है, डाइवर्जेंस की, ग्रेडियंट की और कर्ल की, वहाँ से ये दोनों स्टेटमेंट लिए गए हैं, लेकिन दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, ये रॉन्ग है। उसके बाद में देखिए आपसे थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। थर्ड स्टेटमेंट पे हम चलते हैं। थर्ड स्टेटमेंट आपसे क्या कह रहा है, देखिए थर्ड स्टेटमेंट आपसे बोल रहा है गॉस प्रमेय के अनुसार किसी क्षेत्र का बंद सतहों से सतह समाकलन उसके डाइवर्जेंस का बंद सतहों से घिरे आयतन समाकलन के बराबर होता है। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम से। गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम जो होती है आपके पास वो इस तरह से होती है, इंटीग्रेशन ए डॉट डी ए इज इक्वस टू इंटीग्रेशन डेल डॉट ए डी वी। तो वही बोला गया है यहाँ गॉस प्रमेय के अनुसार किसी क्षेत्र का बंद सतहों से सतह समाकलन का मतलब है सरफेस इंटीग्रेशन की बात कर रहा है ये। सतह समाकलन उसके डाइवर्जेंस, उसके मतलब उस वेक्टर क्वांटिटी के डाइवर्जेंस का बंद सतहों से घिरे आयतन समाकलन, यानी आयतन समाकलन की बात कर रहा है और एक तरफ सरफेस इंटीग्रेशन की बात कर रहा है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है जो कि गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम है। ये भी आपकी बुक के अंदर एज इट इज़ दी हुई है। इसका मतलब करेक्ट स्टेटमेंट जो था वो थर्ड नंबर है। फोर्थ बोल रहा है आपसे स्टोक्स प्रमेय के अनुसार किसी सतह तत्व से किसी वेक्टर क्षेत्र का सतह समाकलन उसके सतह तत्व की परिधि के साथ वेक्टर क्षेत्र के रेखा समाकलन के बराबर होता है। देखो यहाँ इसने कुछ गलती कर दी स्टेटमेंट में। जो स्टोक्स का कर्ल प्रमेय होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि जो वेक्टर फील्ड का जो लाइन इंटीग्रेशन होता है वो उस वेक्टर के कर्ल के सरफेस इंटीग्रेशन के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने कर्ल की बात नहीं कही है, इसने बोला है स्टोक्स प्रमेय के अनुसार किसी सतह तत्व से किसी वेक्टर क्षेत्र का सतह समाकलन, यानी वेक्टर क्षेत्र का सतह समाकलन नहीं होता है बल्कि वेक्टर क्षेत्र के कर्ल का सतह समाकलन होता है स्टोक्स की कर्ल प्रमेय में। इस वजह से जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी आपके पास क्या है, इनकरेक्ट है। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना था जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो देखिए चारों जो स्टेटमेंट हैं, गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय, स्टोक्स कर्ल प्रमेय और आपसे एक ग्रेडियंट की डेफिनेशन, एक डाइवर्जेंस की डेफिनेशन और एक कर्ल की डेफिनेशन, इन सबसे मिला के इन्होंने 4 ऑप्शन बनाए हैं। ये एज इट इज़ आपको बुक के अंदर दिए गए हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में आपसे बोला गया है, फोर्थ क्वेश्चन में इस तरह से बोला गया है, एक परिमित लंबाई वाले परिनालिका के कारण जिसमें घुमाव प्रति इकाई लंबाई और धारा I है, केंद्र में और परिनालिका के अंत में चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक क्या होंगे। कहने का मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि कोई परिनालिका है, उस परिनालिका की वजह से उस परिनालिका के अंदर और उस परिनालिका के अंत में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो जो फॉर्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र का परिनालिका के लिए वो होता है आपके पास म्यू नॉट NI। ये तो कब होता है, जब हम केंद्र की बात करते हैं। और अगर उसके सिरों की बात करें तो सिरों पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है परिनालिका के लिए, वो केंद्र पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। यानी उसके केंद्र में म्यू नॉट NI है तो उसके सिरों पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट NI/2। इसका मतलब जो करेक्ट स्टेटमेंट आपका होगा ये ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी। तो ये जो फोर्थ जो क्वेश्चन है आपका ये लिया गया है बुक के 185 नंबर पेज से। वहाँ परिनालिका की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड बताया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड केंद्र पर कितना होता है और उसके सिरों पर कितना होता है। बुक के 185 पेज नंबर से क्वेश्चन लिया गया है एज इट इज। उसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है, फिफ्थ में आपसे बोल रहा है नाभिकीय आवेश को एक बिंदु आवेश और इलेक्ट्रॉनिक आवेश को गोलाकार आवेश वितरण के रूप में मानते हुए त्रिज्या कैपिटल R के परमाणु की परमाणविक ध्रुवणता की अभिव्यक्ति इस प्रकार दी गई है। एज्यूमिंग न्यूक्लियस चार्ज एज ए पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज
एज ए स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द एक्सप्रेशन ऑफ एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी ऑफ ए एटम ऑफ रेडियस। इसका मतलब ये है कि आपसे एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी का फॉर्मूला ये पूछ रहा है। एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी जो है परमाणविक ध्रुवणता, उसका फॉर्मूला आपके बुक के अंदर एज इट इज़ दिया हुआ है, वहाँ अल्फा इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। ये फॉर्मूला बुक के अंदर आपके दिया गया है पेज नंबर 135 के ऊपर, परमाणविक ध्रुवणता का फॉर्मूला। ठीक है, तो परमाणविक ध्रुवणता होती है अल्फा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। वहाँ ए रेडियस मानी थी, इस वजह से ए क्यूब लिया था। यहाँ रेडियस की बात कर रहे हैं कैपिटल आर, इस वजह से आपका जो आंसर आएगा वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आएगा आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6th नंबर में आपसे क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति और स्पिन के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के व्यंजक क्या होंगे। द एक्सप्रेशंस फॉर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन आर रेस्पेक्टिवली। यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के व्यंजक पूछ रहा है आपसे, किसकी वजह से। एक बार तो पूछ रहा है आपसे ऑर्बिटल मोशन के कारण यानी कक्षीय गति की वजह से, और एक बार इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से क्या होगा। तो ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट बताए गए हैं कि जो ऑर्बिटल मोशन के कारण जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है आपके पास, वो होता है आपके पास -E/2m और L। इसी तरह से जो स्पिन की वजह से जो आपके पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है आपके पास, तो वो आपके पास होता है -E/m इंटू S। ये स्पिन की वजह से होता है। तो देखिए 4th ऑप्शन के अंदर -E/2m इंटू L, ये ऑर्बिटल मोशन, और स्पिन की वजह से -E/m इंटू S। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो 6th नंबर जो क्वेश्चन है आपके बुक के पेज नंबर 218 एंड 222 यहाँ से लिया गया है। 218 और 222 नंबर पेज से डायरेक्ट फॉर्मूले उठाए गए हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं 7th नंबर। 7th नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या बोल रहा है। 7th नंबर क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि जेड अक्ष के अनुदिश P समान रूप से ध्रुवीकृत गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के कार्टेशियन निर्देशांकों में घटक निम्न है। इंग्लिश में देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन Cartesian coordinates inside the dielectric sphere which is uniformly polarized P along the z axis given as। कहने का मतलब आपसे जो है ये बोल रहा है कि z अक्ष के अनुदिश जो है कोई गोला है वो ध्रुवीकृत है, और उसकी जो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी या बोल सकते हैं यहाँ पे जो P वेक्टर आपको दिया गया है P। ठीक है, ध्रुवीकृत गोला है और उसके लिए जो P वेक्टर की वैल्यू आपसे बोला गया है क्वेश्चन में कि P क्या है, ये पोलराइजेबिलिटी है P। ठीक है, तब आपसे बोल रहा है कि Z अक्ष के अनुदिश जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। तो Z अक्ष के अनुदिश जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ध्रुवीकृत गोले के कारण, वो आपके पास आता है माइनस का P वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, एज इट इज़ फॉर्मूला डिराइव किया गया है बुक के अंदर। Ez इज इक्वल टू -P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये Z अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र होता है ध्रुवीकृत गोले के कारण। ठीक है, जहाँ P क्या है, पोलराइजेबिलिटी है। तो देखिए ये -P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट Z अक्ष के अनुदिश होता है, इस वजह से Z कोऑर्डिनेट की वैल्यू -P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होगी। ठीक है, तो -P अपॉन 3 एप्सिलॉन हर जगह है आपके पास, लेकिन केवल ऑप्शन नंबर ए में जो है वो Z कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ये Z अक्ष के अनुदिश होता है -P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, इस वजह से ऑप्शन आपका एक करेक्ट होगा। तो 7th नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो बुक के 141 पेज नंबर से लिया गया है एज इट इज़। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 नंबर में आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समीकरण है एक रैखिक और समांगी माध्यम में चुंबकीय क्षेत्रों के लिए मैक्सवेल समीकरण नहीं है। तो मैक्सवेल समीकरण आपको पता है 4 मैक्सवेल समीकरण होते हैं। तो वहाँ से देखो ये जो मैक्सवेल समीकरण है डेल डॉट बी, ये मैक्सवेल का सेकंड समीकरण इसने दिया है। ठीक है, इसी तरह से जो थर्ड ऑप्शन में दिया गया है
इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू। ये इंटीग्रेशन फॉर्म में मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है, इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण समाकलन रूप में। इसी तरह से इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये मैक्सवेल का चौथा समीकरण है। तो मैक्सवेल का दूसरा, पहला और चौथा समीकरण इसने दिया गया है ऑप्शन में, लेकिन डेल क्रॉस डी इज इक्वल टू जीरो ऐसा मैक्सवेल का कोई समीकरण नहीं होता है। तो आपसे पूछ रहा था कि मैक्सवेल का समीकरण कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है डेल क्रॉस डी इक्वल टू जीरो, ये मैक्सवेल का कोई समीकरण नहीं है। और ये आपका जो क्वेश्चन लिया गया है बुक के पेज नंबर 309 से लिया गया है। वहाँ मैक्सवेल के चारों समीकरणों को बताया गया है अलग अलग माध्यमों में, ठीक है, वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 8th के बाद में नंबर 9 क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 9th नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी निम्नलिखित को अभिव्यक्त करता है। यानी ये जो इक्वेशन दी गई है डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? क्या एम्पियर नियम को बताता है, या गॉस नियम को बताता है, या फेराडे को बताता है, या बायो सावर्ट को बताता है? तो अलग अलग जो मैक्सवेल की समीकरण हैं उनको अलग अलग नियमों से हम जानते हैं, ठीक है ना। उसी में से एक मैक्सवेल की समीकरण दी गई है डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। तो आपसे पूछा गया है कि ये इक्वेशन जो है वो किस नियम को रिप्रेजेंट करती है, किस नियम को बताती है। और ये जो आपसे क्वेश्चन लिया गया है बुक के पेज नंबर 309 से लिया गया है, 309 से, ठीक है। और वहाँ साफ साफ लिखा गया है कि ये जो इक्वेशन है वो फेराडे के नियम को बताती है, फेराडे के नियम को बताती है इक्वेशन डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। ये मैक्सवेल की कौन सी इक्वेशन है? थर्ड इक्वेशन है, जिसको हम बोलते हैं फेराडे का नियम। तो ये बुक के पेज नंबर 309 से ये क्वेश्चन लिया गया है आपका। नेक्स्ट देखिए 10th नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, 10th नंबर में बोला है कि एक आवेशित कण पर विद्युत क्षेत्र बल Fe और चुंबकीय क्षेत्र बल Fm के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मतलब एक तो विद्युत बल की बात कर रहा है, एक चुंबकीय क्षेत्र के बल की बात कर रहा है, और 4 स्टेटमेंट आपको बताए गए हैं। उनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत कौन सा स्टेटमेंट है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, E और Fe एक दूसरे के समानांतर हैं, जबकि B और Fm एक दूसरे के लंबवत है। E and Fe are parallel to each other whereas B and Fm are perpendicular to each other। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि आप जानते हैं कि F का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो होता है आपके पास F इक्वल्स टू QE, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और F की डायरेक्शन बिल्कुल सेम हो जाएगी, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और F की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन होगी। लेकिन होंगे दोनों हमेशा कैसे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे, समानांतर होंगे। इसका मतलब E और Fe एक दूसरे के कैसे होते हैं? समानांतर होते हैं, जबकि B और Fm एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो Fm आप जानते हो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो QV क्रॉस B से दिया जाता है, QV क्रॉस B, और जो F की जो डायरेक्शन होती है वो V क्रॉस B के परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब V के परपेंडिकुलर होती है और B के परपेंडिकुलर होती है। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो इसी तरह बोला गया है कि B और Fm एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड देखो, सेकंड बोल रहा है Fe और Fm दोनों ही आवेशित कण के वेग पर निर्भर करते हैं। तो Fe का जो फॉर्मूला होता है वो QE होता है, Q इंटू E, लेकिन यहाँ वेग की कोई टर्म नहीं है, वेलोसिटी की कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब Fe तो जो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जो Fm है मैग्नेटिक फोर्स, उसका फॉर्मूला होता है QV क्रॉस B, ये पार्टिकल की वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। इस वजह से जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि केवल Fm वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, Fe नहीं करता है। इसी तरह से थर्ड में बोला गया है Fe और Fm दोनों ही आवेशित कण पर कार्य कर सकते हैं। देखो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि Fm की वजह से जो आवेशित कण पर कार्य होता है वो जीरो होता है। किस तरह से होता है? देखो Fm की जो वैल्यू होती है वो QV क्रॉस B होती है, और अगर आप कार्य निकालेंगे, वर्क निकालेंगे, तो वर्क का फॉर्मूला आपके पास होता है इंटीग्रेशन F डॉट dx। इस तरह से होता है वर्क का फॉर्मूला, और F डॉट dx जब आप F की वैल्यू इसमें रखेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी यहाँ से, F डॉट dx से वैल्यू रखेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी यहाँ से QV क्रॉस B, और इनटू में dx है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ dx बटे dt
इंटू डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, फिर से डी एक्स मिल जाएगा, और डी एक्स बाई डी क्या बोल सकता हूँ, वेलोसिटी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, v क्रॉस b जो है, v क्रॉस b, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। जिस प्लेन में v और b प्रेजेंट होते हैं, जिस प्लेन में v और b प्रेजेंट होते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है v क्रॉस b की। तो v और जो v क्रॉस b की जो डायरेक्शन है उनके बीच में एंगल कितना बनेगा, पाई बाई 2 का। v क्रॉस b की डायरेक्शन और इधर जो dx बाई dt से वेलोसिटी आ रही है, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, पाई बाई 2 का। और दोनों के बीच में जब एंगल पाई बाई 2 बनेगा और उनका डॉट प्रोडक्ट हमें करना है, तो जब भी दो डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है और उनका डॉट प्रोडक्ट करना होता है तो वैल्यू आपको क्या मिलती है, उससे 0 मिलती है। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो वर्क होता है वो हमेशा कितना होता है, 0। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट में आपसे क्या बोला गया है कि Fe और Fm दोनों ही आवेशित कण पर कार्य कर सकते हैं। ये गलत बात है, Fe कर सकता है लेकिन Fm की वजह से कार्य कितना होता है, 0। इसका मतलब आपके पास थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अगर फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें हम, तो देखिए फोर्थ स्टेटमेंट में क्या बोला है, Fe एक त्वरित बल है, Fe एक त्वरित बल है, जबकि Fm एक विशुद्ध रूप से विक्षेपक बल है। इंग्लिश में देखते हैं, Fe इज एन एक्सेलरेटिंग फोर्स वेयर एज Fm इज ए प्योरली डिफ्लेक्टिंग फोर्स। बिल्कुल सही बात है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो पार्टिकल को क्या करता है, हमेशा एक्सेलरेट करता है, आगे बढ़ाता है, जबकि Fm जो होता है वो ओनली पार्टिकल को क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है, या बोल सकते हैं ओनली उसको पाथ प्रोवाइड करवाता है Fm तो। जबकि एक्सेलरेट करने का काम जो करता है वो कौन करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स करता है। इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था क्वेश्चन के अंदर, तो हमने एक एक स्टेटमेंट को चेक कर लिया है। तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट निकल के आए आपके पास वो कौन से आए हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और ये बुक से लिया गया है, चारों स्टेटमेंट ये बुक से लिए गए हैं और बुक के पेज नंबर 174 से प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। 174 पे आपको इलेक्ट्रिक फोर्स की और मैग्नेटिक फोर्स दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, 11th नंबर। 11th में आपसे क्या बोल रहा है, देखो 11th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। मतलब इन चार ऑप्शंस में से आपको वो बताना है जो स्थिर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं है या जिसकी वजह से स्थिर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो देखो, जब भी किसी चालक तार में कोई डीसी करंट हम प्रवाहित करेंगे तो उसकी वजह से तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कैसा आएगा, बिल्कुल स्थिर आएगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता आपके पास, क्योंकि आपसे नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। सेकंड देखो क्या बोल रहा है, एक अर्धचालक तार में एक डीसी धारा, इसकी वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है आपसे, एक त्वरित विद्युत आवेश, कहने का मतलब एक ऐसा चार्ज है वो एक्सेलरेटेड है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जा रहा है बल्कि लगातार क्या है, एक्सेलरेट है। और जब चार्ज पार्टिकल कोई एक्सेलरेट रहेगा लगातार, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा बल्कि लगातार क्या रहेगा, बदलता हुआ रहेगा। इस वजह से ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कौन सा एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो स्थिर नहीं आएगा बल्कि लगातार चेंज रहेगा। तो जो आपसे ऑप्शन आएगा इसमें वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट होगा। ये भी आपके बुक में से लिया गया है और बुक के पेज नंबर 179 से एज इट इज़ लिया गया है। वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ दी गई है आपको स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की और गतिशील चुंबकीय क्षेत्र की क्या क्या गुणधर्म होते हैं वो आपको बताया गया है टेबल में, वहीं से ये क्वेश्चन बनाया गया है 179 पेज से। ठीक है, तो लास्ट जो क्वेश्चन आपके पास बचता है अब 12th नंबर, वो 12th नंबर क्वेश्चन आपके पास देखिए क्या है। 12th नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, जेड अक्ष के अनुदिश कैपिटल आर त्रिज्या के समान रूप से ध्रुवीकृत गोले के कारण उसकी सतह पर अक्ष पर गोलीय निर्देशांकों में विद्युत क्षेत्र घटक निम्न होंगे। देखो ये कि ये क्वेश्चन जो है एज इट इज क्वेश्चन प्रीवियस भी पूछा गया था, शायद 6th या 7th नंबर कुछ क्वेश्चन था, उसमें भी जेड अक्ष के अनुदिश कैपिटल आर त्रिज्या के ध्रुवीकृत गोले की बात की गई थी। ठीक है, और वहां पे पूछा गया था आपसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, जबकि यहाँ कौन से कोऑर्डिनेट में पूछ लिया इसने,
गोलीय निर्देशांकों में, यानी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, लेकिन एक ही पेपर के अंदर एक जैसा क्वेश्चन लिया है। वहाँ पे तो आपसे पूछा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे किस लिए पूछ रहा है आपसे, गोलीय निर्देशांकों में यानी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। और कहाँ पूछ रहा है आपसे, उसकी सरफेस पर यानी सतह पर कितना होगा। तो देखो सतह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ध्रुवीकृत गोले की वजह से, वो आपके पास होता है ई आर की वैल्यू होती है 2p cos थीटा बटे 3 एप्सिलॉन नॉट, और जो ई थीटा वाला कंपोनेंट होता है आपके पास, वो आपके पास होता है p sin थीटा बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आर की वजह से और ये थीटा की वजह से कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। और जो डायग्राम जो इस तरह से होता है कि जो जेड अक्ष के अनुदिश ध्रुवीकृत गोला होता है और वो इस तरह से एंगल बनाता है, ये आर होता है, यहाँ पॉइंट पी होता है, ये एंगल थीटा होता है आपके पास। डेरिवेशन पूरा बुक के अंदर दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है जेड अक्ष के अनुदिश कितना होगा। जब जेड अक्ष की आप बात करोगे तो इस पॉइंट पी को कहाँ लाना पड़ेगा, जेड अक्ष के अनुदिश। इसका मतलब एंगल थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा, ठीक है। एंगल थीटा 0 होगा, तो जब यहाँ कॉस थीटा की जगह 0 रखोगे आप, तो वैल्यू ई आर की कितनी मिलेगी आपको, 2p/3 एप्सिलॉन नॉट। और ई थीटा की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, जब थीटा 0 करोगे तो साइन थीटा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ई थीटा कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ई आर और ई थीटा दोनों की वजह से, वो कितना मिलेगा आपको, 2p/3 एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले जो हैं ई आर और ई थीटा के, ये बुक के अंदर दिए गए हैं आपको पेज नंबर 141 पर। डेरिवेशन दे रखा है दोनों का, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ई आर और ई थीटा सरफेस पे कितना होता है वो आपको बता रखा है। वहाँ से जस्ट आपको क्या निकालना है, जेड अक्ष के अनुदिश निकालना है, तो थीटा की वैल्यू 0 करनी है। तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया आपके पास, 2p/3 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो 2p/3 एप्सिलॉन नॉट ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ही आ रहा है केवल। यहाँ p/3 एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ -p/3 एप्सिलॉन नॉट है, और यहाँ भी p/3 एप्सिलॉन नॉट है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा आपका वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो देखो 12 क्वेश्चन जो कि RU एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए थे, 12 क्वेश्चन EMT की बुक से, वो 12 के 12 क्वेश्चन आपके एज इट इज़ बुक के अंदर से ही उठाए गए हैं, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं लिया गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि RU की प्रिपरेशन करते टाइम आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो आपने BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर जो सिलेबस किया है, उसी को अच्छे से आपको करना है, वहीं से आपका पूरा पेपर बनेगा, ठीक। थैंक यू।